हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली बीपीएससी एईडीओ जीएस पेपर का टेस्ट नंबर 11 लेके आ चुका हूँ। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके सारे टेस्ट 1 to 1 मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवा चुका हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नहीं दिए हैं जाके दे दीजिए, है ना। चूँकि सारा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम क्वेश्चन टू द पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, है ना। सारे क्वेश्चन अपडेटेड है और बीपीएससी जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछता है उसी टॉपिक से मैंने आप लोगों के बीच में सारे क्वेश्चन सेट किया और यही कारण होता है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है 1/3 नेगेटिव के बाद, क्योंकि आपके पेपर में 1/3 नेगेटिव भी रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। बहुत पूछता है क्वेश्चन और ये चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा भारत का भौतिक विभाजन, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका लोकेशन क्या है इस क्षेत्र का, है ना, जो कि जानना जरूरी है भाई आपको। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा सा मैप ड्रॉ कर लिया और आप चूँकि यहाँ पे ना आपको मैपिंग थोड़ा सा आना चाहिए, बेसिक सा है। देखो भाई यहाँ पे बिहार है और बिहार के ऊपर में आप जाइएगा तो उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ना, कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना, इस वाले हिस्सा की बात कर रहा है और बिहार के कौन से भाग की बात कर रहा है। तो बिहार के भाग कर रहा है तो मतलब कि इस वाले क्षेत्र की ये बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यह जो है। और यहीं से आपको पता है कि भाई उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, आपको पता ही होना चाहिए। और ये इस तरीके से बहते हुए एकदम बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो आराम से आप आंसर टिक करोगे तो मध्य गंगा का मैदान, है ना। ये कौन सा है भाई, जो गंगा नदी लगभग इसके बीचों बीच होकर गुजरती है। तो आंसर क्या होगा भाई, बी। बिल्कुल, जो लोग बी टिक कर रहे हो सही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि गंगा के मैदान को ना 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक तो आप सबको पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला ऊपरी गंगा का मैदान, है ना, ऊपरी गंगा का मैदान होता है। दूसरा क्या होगा भाई, मध्य गंगा का मैदान। तीसरा क्या होगा, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, माइंड में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का, और ये भी जो क्वेश्चन है भारत का भौतिक विभाजन जो चैप्टर है आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, तो आराम से आप इसे बना पाओगे। बिल्कुल, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है सेनोजोइक टाइम पीरियड में, सोनोजोइक काल में। यहाँ से कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए हिमालय की सभी श्रेणियों का जो उत्थान हुआ है ना, टर्शियरी एक काल आपने पढ़ा होगा, टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें सेनोजोइक के अंतर्गत क्वाटरनरी और टर्शियरी काल दोनों सम्मिलित है। प्रश्न पूछता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सालों के वनों का सर्वाधिक भंडार जो है पाया जाता है कहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आपका जाहिर सी बात है आप लोग टिक कर दिए होंगे, नीलगिरी की पहाड़ी होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये नीलगिरी की पहाड़ी की मैं बात करूँ तो बहुत क्वेश्चन आता है और ये दक्षिण भारत में है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है जरा सा देख लो। सबसे पहले ये कितने राज्य में फैला हुआ था। देखो यहाँ पे केरल है, आप सबको पता है। ऊपर में आप सबको पता है ये वाला जो है सर तमिलनाडु है। और यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये क्या है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक। चलो मान के चलो यहाँ पे। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, ये तीनों राज्य में, यहाँ पे आप देखोगे ना पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है, यहीं पे आपको ये पहाड़ी दिखेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है आपसे कि भाई नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन सा है। तो पहला ध्यान रखना भाई, देखना यहाँ पे ध्यान रखना, पहला कि यहाँ पे कर्नाटक, देखो 2 है, एक तो कर्नाटक हो गया, 2 क है, तो एक तो कर्नाटक हो गया। आप देखो केरल हो गया, आराम से याद रख सकते हैं। और तीसरे नंबर में तमिलनाडु, तमिलनाडु 3 राज्य में फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मैंने कल भी जो करवाया था क्वेश्चन वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। तो इसका नाम है डोडा बेटा, है ना। और डोडा बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, डोडा बेटा। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर है। और इसे बुल्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी को, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ लेता है। और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि नीलगिरी की मैं बात कर लो तो कब जो है इन्हें बायोडाइवर्सिटी में घोषित किया गया था। दोबारा सुनिए, नीलगिरी को जो है कब बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना
1986 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस नीलगिरी से इतना फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नहीं मिस होगा। हालांकि बाकी मैं डिटेल वाला क्लास में इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, बस अभी आप यहाँ पे इतना ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था भाई साल का, साल के वनों का सर्वाधिक भंडारण भी इसी में पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ी में, है ना, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए साल के वन ना कुछ और राज्य में, खासतौर पर ये तराई वाला क्षेत्र में भी, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश हो गया आप लोग का, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु तो मैं बता ही दिया, उड़ीसा में भी भाई इसका फैलाव है, ठीक है ना। और साल का पेड़ आप सबको पता है कि भाई यह जो है भूरे रंग का कठोर और टिकाऊ लकड़ी होता है, खूब प्रश्न पूछता है। इसका उपयोग खासतौर पे साल का जो पेड़ है ना, साल के पेड़ की लकड़ी का जो उपयोग हम लोग करते हैं रेल के डिब्बे और उसके जो पेटियाँ हो लकड़ी की, फर्नीचर बनाने में भी हम लोग काम करते हैं। जहाज के जो है जो पनिया जहाज होता है ना, उसमें भी हम लोग यूज़ में लेते हैं। खंभे कई सारे जो है खासतौर पर घरेलू कार्य के लिए भी हम लोग इसे इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मजबूत और कठोर लकड़ी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो जो लोग यहाँ पे आंसर टिक किए हो, प्लेंकटन बिल्कुल सही है। देखो प्लेंकटन की मैं बात कर लूँ ना, तो यह जो है होता है छोटे छोटे जीवों का समूह होता है ना, और ये जलीय वातावरण में सामूहिक रूप से रहते हैं। और इनकी मैं बात कर लूँ तो खास तौर पे ये मछली का, व्हेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है प्लेंकटन। तो माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार। तो ये 1948 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। देखिए अमेरिकी या फिर अमेरिका की जो है टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर, कहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था और किससे प्रभावित होकर। तो अमेरिका का जो है यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना, इसका नाम है टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने क्या किया, तो 1948 ईस्वी में, है ना, दामोदर घाटी निगम का पहले तो इसका अधिनियम बनाएगा, उसके बाद ये बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इसका स्थापना किया। और अभी मैं बात करूँ इसके बारे में, तो इसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है ना, और कर ही रहे हैं। और साथ में बिजली उत्पादन का जो है बहुत बड़ा स्रोत है। तो बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट था, मैं देख रहा था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, देखो ये कंबाइंड बैच है, बीपीएससी एईडीओ और साथ में CGL 4, और इसका वैलिडिटी आपके CGL एग्जाम तक रहेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों कंबाइंड बैच है। इसमें आपको आप देख सकते हैं कि भाई जीएस का कंप्लीट क्लास और ये जो आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड जो मैथ और रीजनिंग का क्लास है, ये कंप्लीट क्लास मिल रहा है मात्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, 1099 में। अभी ऑफर चल रहा है, इसका फी 1599 था, अभी कम कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नंबर है 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा। ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। जो क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा, पिछले सारे जो क्लास है उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है और कंप्लीट PDF भी आपको दिख जाएगा ना, बुकलेट भी, तो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक जगह सारी चीज़ें आप आराम से 1 to 1 कवर कर सकते हैं एकदम जीरो से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। बाकी टेस्ट तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो 50 टेस्ट सिर्फ आपको मात्र 499, बल्कि इसका फी मैं 399 कर दिया हूँ ना। इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर वही है, इसी नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई डाउट रह जाता है तो, है ना, कोर्स के रिगार्डिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये टोडा जनजाति बहुत पूछता है, ये बिहार के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ पे, बिल्कुल जो टोडा जनजाति नीलगिरी का जो पहाड़ी मैंने अभी चर्चा किया हो ना, वहाँ का जो डोडा बीटा जो पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत, पूछता है क्वेश्चन, उसी क्षेत्र में ये टोडा जनजाति भी निवास करती है, तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में ये जनजाति रहता है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, तमिलनाडु में। देखो सारे ना एक दूसरे से लिंक है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आराम से क्वेश्चन आप बना पाओगे। और ये टोडा जनजाति ना देखा जाए तो वहाँ पशुपालन उनका जो है, वहाँ मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र में उनका मेन जो है व्यवसाय है, ठीक है। चलो, और वहाँ पे प्रश्न पूछता है कि बहुपति और बहुपत्नी विवाह प्रचलन उस जनजाति में अभी भी है।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखो भाई, लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है भाई? तो आप कहेंगे सर उड़ीसा। बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ है ना, कर्नाटक है, झारखंड है। तो पहले नंबर पे उड़ीसा टिक करना है ना। देखो उड़ीसा ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में है भी। आगे बढ़ जाते हैं। लाख क्या है भाई? चलो लाख क्या है, कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, लाख ना कीट का एक शरीर, ये सावन होता है, सॉरी श्रावण होता है, माफी चाहता हूँ, श्रावण होता है। लाख जो है कीट का एक शरीर श्रावण होता है, इसे श्रावण सही कर लीजिएगा। इधर चल गया, यहाँ पे श्रावण सही कर लीजिएगा, यहाँ पे श्रावण हो जाएगा। और ये कह सकते हो भाई एक तरह से कीड़ा होता है ना, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका जो मैं बुकलेट दे दिया हूँ, ये जो टेस्ट है भाई, उसे प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। डिटेल में सारी चीज़ें भी मैं आपको दे चुका हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है परवाल द्वीप है? देखो परवाल द्वीप कल ही की क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना। परवाल द्वीप के बारे में सारे चीज़ें चर्चा किया था। यहाँ पे कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप है। और बोला था ना कि लक्षद्वीप के बारे में भी अच्छे से कर लो। ये परवाल नामक छोटे छोटे जीवों के जो है वहाँ पे मृत्यु होने के कारण जो है इकट्ठा हुआ, और यहाँ पे लंबे समय के बाद ये परवाल द्वीप का निर्माण हुआ, और वहीं पे लक्षद्वीप है। बोला था आप लोगों को बहुत कायदे से, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जो लोग सही ठीक कर रहे हो, यहाँ पे सी ही आंसर होगा भाई, बिल्कुल सही ठीक किया हो। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में ये संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो इसे मेतई कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन जो है जैविक रूप से क्या है? तो अपघटनीय नहीं है, ये पूछा है जैविक रूप से। जैविक और अजैविक में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ आप लोगों को। तो आप सीधे तौर पे कहेंगे सर वे पदार्थ जो जैविक परिक्रमों से अपघटित हो जाते हैं, है ना। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं उसे, जिसमें पशु के अवशिष्ट, पेड़ पौधे के अंश, कागज, ये क्या है? जैविक खाद है ना। और जैविक परिक्रमण मतलब कि परिक्रमों से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। जैसे मानव निर्मित प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम कॉयल, ये सब क्या है? अजैव है। तो प्रश्न पूछ लेता है, तो आपके ऑप्शन में तो था, एक इसमें था, तो कह रहा है कि जैविक अपघटन ये नहीं है। तो देखो एल्युमिनियम का कॉयल नहीं है, बाकी सब्जी, कागज, केंचुआ, ये सब तो हो जाएगा। तो एक दूसरे से लिंक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डेमोग्राफी जिसे हम लोग जननकीकी कहते हैं, में लिंग अनुपात का संदर्भ है। अब यहाँ से पूछ लेता है बेसिक सा क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ये चीज़ें प्रति 1000 पुरुष पर जो है महिला कितना है ना। तो प्रति 1000 पुरुष यहाँ पर लिख लो, पुरुष पर महिला की संख्या को काउंट किया जाता है, महिलाएं की संख्या काउंट की जाती है। तो यही तो प्रश्न पूछता है। तो देखो सी में क्या है भाई, देख लो, प्रति 1000 पुरुष के साथ महिला का अनुपात, ठीक है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसे जोड़ता है मेरे भाई? तो सीधे तौर पे आप कहोगे पनामा, अच्छा पनामा नहर किसको जोड़ता है ये पूछा है, बताओ। हाँ, पनामा नहर जो है ना, ये जोड़ता है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। तो बिल्कुल प्रशांत और अंध महासागर भी इज द राइट आंसर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। और यह अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। पनामा नहर, देखो पनामा नहर क्या करता है, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, और अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है ये। इसके दोनों सिरों पर जो है ना, एक जैसे हम लोग कोलन कहते हैं ना, अटलांटिक महासागर कोलन, और पनामा मतलब कि प्रशांत महासागर बंदरगाह स्थित है। प्रश्न पूछता है स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, फिजी द्वीप अवस्थित है, बताओ फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? हाँ, तो जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो बी बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में। अभी मैंने बोला था फिजी द्वीप प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन जो है ना कितना है, मतलब कितना नमकीन है, और ये पीपीटी में नापा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल जो लोग, ये 35 पीपीटी हो जाएगा। अरब सागर में पानी का औसतन जो खारापन है ना, ये 36 है, लगभग 36 पीपीटी है, लेकिन ये 35 ही दिया है। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000 होता है। और बंगाल की खाड़ी का अगर पूछा जाए, तो बंगाल की खाड़ी का ध्यान रखना। ये क्या पूछा है जरा सा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये मैप है इंडिया का, यहाँ ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी है। तो अगर यहाँ का पूछे, बंगाल की खाड़ी का पूछे, यहाँ का पानी कितना पीपीटी है भाई? तो 30 पीपीटी है, 30 है 30,
और अरब सागर का पूछा तो भाई आपको पता है कि ये अरब सागर है भाई। इसकी लवणता कितना है, तो अरब सागर का ज़्यादा है ना, कितना है भाई 36 है, 35-36 रहता है, ध्यान रखना। और समूचे हिंद महासागर का पूछा जाए, ये समूचे हिंद महासागर का तब हो जाएगा क्योंकि ये हिंद महासागर का एरिया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 35 PPT इनकी लवणता है। तो क्वेश्चन कैसे भी करके पूछे, गलत मत करना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 1957 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया। लो भाई, तो बिल्कुल यहाँ पे बैरकपुर से। अब ये डेट पूछ लेते तो 29 मार्च 1957, तो ध्यान रखना बैरकपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया है भाई। हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ए टिक सखाराम गणेश देशकर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था भाई। मालाबार में मोपला विद्रोह, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, बताइए। बिल्कुल मैसूर था भाई, ध्यान रख लेना, ये मैसूर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखो ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे चुका हूँ, प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, बिल्कुल नवाब सलीमुल्लाह खां फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कब किया था, तो 1906 ईस्वी में किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब से भाई, बताइए। हाँ जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, देखो एक ऑप्शन इसमें यहाँ पे है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये भी है, देखो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक ऑप्शन भी है, इस क्वेश्चन में देता ही है BPSC, ठीक है ना। तो देखो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ ना, आप सबको पता है एक डेट 1896 से 97 की बात है। यहाँ पे क्या हुआ कि संपूर्ण महाराष्ट्र में बोला कि भाई आप टैक्स नहीं दो सरकार को, कर न देने का आंदोलन चलाया, टैक्स न देने का आंदोलन चलाया। और इसी दौरान वहाँ की जनता ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया, है ना, लोकमान्य की उपाधि दी। प्रश्न पूछता है खूब, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो एक ऑप्शन क्या था भाई, ई था, तो राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया। तो आसान सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, है ना। तो देखो ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। और प्रश्न पूछता है, और चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा, है ना। और ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो प्रश्न क्या पूछता है कि भाई महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न जो है यहाँ पे फकीर कहा, तो चर्चिल। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया महात्मा गांधी को, है ना, राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी को जो है ना, गांधी जी की उपाधि जो है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। केसर ए हिंद की उपाधि तो ब्रिटिश सरकार ने। तो ये प्रश्न पूछता है सब, बस इतना ध्यान रखना, बन जाएगा काम और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब टेस्ट आप दे रहे हो ना, तो 1 to 1 अच्छा से सुनिए। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में जो है अभिवादन किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किया था, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में जो है संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। बहुत पूछता है फ्रेंड्स, बताइए। तो बिल्कुल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं था। नाम से देखो, ब्रिटिश शासन के काल में कौन नहीं होगा,
तो इस क्वेश्चन को आप आराम से, अगर नहीं भी जानते हो ना कुछ, तो पर भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे कहानी कब से शुरू होता है, जो कि हमारा देश आज़ाद होगा तो ब्रिटिश के अधीन में कौन होगा, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो मतलब कि 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट आएगा वो ब्रिटिश के अधीन में होगा। तो देखो कौन सा नहीं होगा, तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट तो ब्रिटिश के अधीन में था है, चार्टर एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है, लेकिन ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ जो है सिविल राइट्स एक्ट जो है 1955, ये नहीं होगा। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहता है ना कि भाई आप देख के आंसर टिक कर दोगे, और ये ऑलरेडी बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के कौन सा है? सिक्के जो है टंका, शशगिनी और जीतल कह कि किन धातुओं के बने थे? तो जैसे बात है चांदी और तांबा का, है ना। तो जिसमें चांदी और तांबा की मैं बात करूँ तो 1:48 के रेशियो में था, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है तराई के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो तराई का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, बता सकते हैं कितने लोग? बिल्कुल, तराई का जो द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, आप सबको पता है 1192 ईस्वी में। ये पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गया था, पराजय हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी का जीत होता है यहाँ पे, और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाते हैं। तो पराजय किसका हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सभी भक्ति संतों के मध्य जो है एक समान विशेषता थी उन्हें। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा करते थे जिसे भक्त समझते थे। तो आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? बताइए। तो आंसर क्या होगा? जहांगीर, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो बिल्कुल ये दक्षिणी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की जो है एक जो है समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो भाई सबको पता है शिवाजी हो जाएगा राइट आंसर इसका, शिवाजी राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर, तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे हम्पी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, हम्पी। आगे बढ़ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जो है जिसकी मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था, क्या नाम है? बहुत पूछता है। जफर खान, जो लोग टिक किए हैं तो बिल्कुल सही है जफर खान। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था, बदल दिया था भाई? तो आंसर क्या होगा? दौलताबाद। आगे बढ़ जाते हैं, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? जहांगीर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो साइंस का, शुष्क बर्फ होता है तो क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत कायदे से पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ ना, इसे एक भी टेस्ट को मत आप स्किप करिएगा। 1 से लेके जो 50 टेस्ट करवा रहा ना उसे करके जाओ, आपका एग्जाम मैं कह रहा हूँ यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को। लो आगे क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन, बहुत कायदे से केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, केश कल्प में जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका, मतलब कि परऑक्साइड का क्या भूमिका है ये पूछ रहा है। तो इनका है भाई रंजक का ऑक्सीकरण करना, रंजक का ऑक्सीकरण करना पूछता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान, पानी शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है भाई? तो ये 7 राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु किसे कहते हैं हम लोग? हाँ, जो लोग यहाँ पे सी टिक किए हो, प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं भाई? श्वेत धातु कहते हैं प्लेटिनम को। बहुत पूछता है ये, ध्यान रखना, प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? श्वेत धातु कहते हैं। अच्छा, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन है उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में जो है अविषैला है ना, विषैला नहीं है, अविषैला है। हाँ, तो सोना, जो लोग सोना टिक किए हैं बिल्कुल। बाकी आप देखोगे तो क्रोमियम हो गया, है ना, आपका क्रोमियम हो गया, उसका कोबाल्ट हो गया, कैडमियम हो गया, ये विषैला है। बहुत पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया किया जाता है? इसे हमें बताने की जरूरत है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है बिल्कुल CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जो है ना क्या करता है भाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देख लो, तो CaCO2 बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अगर CaCO2 बनता है तो क्या हो जाता है, बहुत प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट है ना, बिल्कुल जो लोग कार्बोहाइड्रेट किए हो सही है। देखो कोयले का उपयोग होता है भाई, लोग कहाँ पे होगा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार आप गलत कर देते हो। तो देखो जलाने में होगा। कमरे में ठंडा किया जाता है, कमरे को ठंडा किया जाता है भाई, देखो कैसे, तो बिल्कुल ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। बहुत पूछता है, बिल्कुल सी। तो ये थिग्मो, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले टेस्ट में भी, तो थिग्मोट्रोपिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, अच्छा थिग्मो जो है ट्रोपिज्म क्या होता है, तो मटर के तने का कुंडलन भी मतलब कि कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर, ये किसका उदाहरण है, तो ये थिग्मोट्रोपिज्म का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भाई ये स्पार्श, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ ना, स्पार्शनुवर्तन होता है। मटर के तना जो होता है ना, उसे उसके अगल बगल आप मतलब कि छूते हैं, है ना, टच करते हैं और उस पर कोई काम करते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता था, बेसिक चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है भाई, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो ये सही है। देखो पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होता है, ये क्वेश्चन हमें बताने की जरूरत है 2 सेकंड का। अगर ये से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो गलत है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है, क्यों है भाई, तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, वे उन पर पड़ने वाले ताप को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LED जिसे हम लोग प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं ना, का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछ रहा है भाई, देख लो। तो देखो LED में जो है पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जो कि बिल्कुल ये गलत है ना, आपको पता होना चाहिए। देखो LED जो होता है ना, ये एक प्रकार का अर्धचालक होता है जिसे कम विद्युत खपत पर प्रकाश उत्सर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है, और ये गलत बोल दिया था, बाकी ये सब सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है। लो आ गया ना, बेजानी हैप्पीनाला, इसका ट्रिक मैंने बताया था। तो बिल्कुल बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है, और लाल वाला जो है सबसे कम। इसका मैं तरीका बता दिया हूँ, है ना, यहाँ पे लिख दो क्या, सबसे ज़्यादा सबसे कम लाल होता है ना, यहाँ पे लाल होगा रेड, उसके बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला, पीला के बाद हरा, हरा के बाद नीला, नीला के बाद जामुनी, जामुनी के बाद बैगनी। तो ये सबसे कम जो है ना लाल झुकता है, उसके बाद ये इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, है ना, सबसे कम लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, और सबसे ज़्यादा झुकता है कौन, तो बैगनी। आगे बढ़ जानते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ है। अधिक सुचालक मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन में दिख रहा होगा चांदी, इसमें बिजली का प्रवाह ना, करंट बड़ी फास्ट में फॉलो होता है, तेज से जाता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है भाई बता दो। क्रायोजेनिक, बिल्कुल रॉकेट में इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो कंडीशन क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान और भार क्या होता है, मैं पढ़ाया हूँ ना। देखो मान लो कि ये ग्लास है, ग्लास नहीं, मान लो ये लड्डू है, ठीक है, ये लड्डू है, ये लड्डू मान लो सपोज ये 20 ना बिंदी से, जिसे बुनिया कहते हैं ना, उससे बना है। तो ये जो मान लो कि 20 बुनिया है, तो ये क्या है, इसका द्रव्यमान हो गया, और भार जो है ना इसका वजन हो गया। तो मान लो कि लड्डू कितना है, तो ये लड्डू मान लो कि 100 ग्राम का है, तो ये इसका क्या है, इसका भार हो गया। तो भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका भार में परिवर्तन होगा। फिजिक्स में इतने अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ ना पूरा फिजिक्स, कि आप सबको पता ही है। तो द्रव्यमान कहीं पे भी जाओ तो नहीं चेंज होगा, है ना। देखो लड्डू को कहीं पे लेके जाओ तो इसके जो 20 बिंदी जो बना हुआ है तो उसमें कम होगा नहीं, लेकिन इसका वजन में, भार में कमी आएगा, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन और तरीका आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत पहले से पढ़ा चुका हूँ यार। तो आंसर क्या होगा इसका,
बिल्कुल, जो लोग इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याश क्या है भाई, बताओ। बिल्कुल, जो लोग स्टील टिक कर रहे हैं सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह करता है ना। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, प्लीहा स्प्लीन हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में जो है उपकला कोशिका पाई जाती है, उपकला एपिथिकल। हाँ, जो लोग टिक कर रहे हो देखो इनमें होगा ना, इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। कारण क्या है, देखो ये फेफड़ा भी उसमें आता है, लीवर भी उसमें आता है, अग्नाशय भी उसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो गलती मत करिएगा। तो देखिए, प्राणियों के शरीर की जो है बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, उपकला ऊतक या उपकला कोशिका कहते हैं। वास्तव में उपकला कोशिका शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है जो अंगों को क्या करता है, तो एकदम हष्टपुष्ट रखने में, अंगों को मदद करने में काम करता है। तो और ये अंग कौन सा होगा, आपका गुर्दा होगा जिसे किडनी कहते हैं, लंग्स होता है, फेफड़ा, जिगर होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज भी होता है। तो देखो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ई हो जाएगा। बायोलॉजी डुबा के पढ़ाया हूँ भाई, और आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो गलत नहीं होना चाहिए। लैंगिक जनन से जो है आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से बताओ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सब हो जाएगा। देखो ब्लेंडिंग हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, ये सब। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीन के मिश्रण से, तो सभी हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवहनी पौधा को चुनना है। अब देखो संवहनी पौधा कौन सा होता है भाई, तो फर्न होगा, है ना, और डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ये संवहनी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो स्टोमेटा होता है ना पौधे में, पौधे का जो पत्ता होता है भाई, स्टोमेटा जरूर आपने नाम सुना होगा, है ना। इसी से पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेता है। रंध्र छोटे छोटे होता है पत्ती में, स्टोमेटा जिसे कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो कह रहा है पोटेशियम होगा, जो कि ऑप्शन में ए का मतलब पोटेशियम का ये सिंबल है, पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमें बताने की जरूरत नहीं है। देखो पौधे में रंध्र का खुलना पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है, पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है, पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एंटी फर्टिलाइजेशन श्रावित होता है, बताइए किससे होगा। बिल्कुल आंसर क्या होगा, शुक्राणु द्वारा होता है ये। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, है ना। नर्वस सिस्टम उसमें आप बहुत कायदे से पढ़े हैं, बताइए। तो हाइपोथैलेमस का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो देखो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसका राइट आंसर हालांकि हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं भाई, बताना जरूर है, 1 साल। चलो अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलेज को मादा क्यूसेक से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, क्या हो जाएगा, ये अधस्तर के साथ कोण पर बैठता है, ठीक है, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 45 डिग्री के कोण पर, इसलिए तो खून चूस लेता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, कीटनाशी का उपयोग से उन्नति होती है किसका। बिल्कुल यहाँ पे कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होगा स्वास्थ्य की। देखो यहाँ पे होता है ना कि वे पदार्थ जो अपनी रासायनिक क्रियाओं वाले गुणों के कारण कीटों को नष्ट करते हैं कीटनाशक कहलाते हैं। इनका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधे को बचाने के लिए किया जाता है, और इसके प्रयोग से उर्वरक पौधे में क्या होता है, आप सबको पता है कि खाद्यान्न फसलों में ये वृद्धि होता है, जिस कारण हमारे स्वास्थ्य में जो है उन्नति होता है और कुपोषण की कमी आती है। तो स्वास्थ्य की हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। बहुत पूछता है क्वेश्चन। बिल्कुल जो लोग जॉन आइंस्टीन टिक कर रहे हो एकदम माइंड में सेट कर लेना। संविधान, अगला क्वेश्चन है संविधान, क्या हो रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना हम भारत की राजनीतिक कुंडली किसने, अच्छा संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। तो के.एम. मुंशी का नाम आपने जरूर सुना होगा, इन्होंने। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा डी। द्रौपदी मुर्मू है भाई, कितने नंबर के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू,
बिल्कुल जो लोग यहाँ पे 15वीं राष्ट्रपति टिक कर रहे हो सही टिक कर रहे हो ना। चले आगे बढ़े। भारत में धन विधेयक कौन पारित करता है? बिल्कुल ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। और आप सबको पता है ये जो भारतीय संविधान में देखा जाए तो धन विधेयक के बारे में जो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 110 में पूछता है ना। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 110 का 3 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष उससे क्या करता है, इस पे उनका कह सकते हैं कि भाई निर्णय अंतिम होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष आर्टिकल 110 के 3 में यह प्रावधान है ना। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत प्रश्न पूछता है ये, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है क्या करे, तो आप कहेंगे सर उच्च न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाए। बिल्कुल ये सही है। बाकी राष्ट्रपति को ये सब पावर है क्षमा करने की, आपातकाल घोषणा करने की, अध्यादेश जारी करने की, बल्कि ये आदेश नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया? बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण की बता रहा हूँ, बताइए। बलवंत राय मेहता की आपने पढ़ा होगा बहुत कायदे से। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? कौन दे सकता है? तो चुनाव आयोग ये देता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केरल है ना, आप सबको पता है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो भाई बहुत पूछता है। तो वनमाली हरियाणा में है भाई। मेगास्थनीज जो दूध था किसका? तो सल्यूकस निकटर का, हमें बताने की जरूरत है। शक संवत का प्रारंभ होता है कब से? शक संवत में पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये 78 ईस्वी से। देखो शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? कितने लोग बता सकते हो? तो बिल्कुल विशाख दत्त। जो लोग टिक कर रहे हो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, विशाख दत्त ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो अध्ययन केंद्र है ना। तो नदियाँ हो जाएगा, बाकी नालंदा विक्रमशिला दोनों था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुआ है? तो देखो उत्तर वैदिक काल में या फिर किस काल की अवधारणा किस काल में जो है अछूत की अवधारणा? देखो तो ये एक धर्मशास्त्रों के समय, ये धर्मशास्त्र नहीं रहता तब उत्तर वैदिक काल आप टिक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो अजातशत्रु ने कहा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा? तो बृहद्रथ था भाई। देखो पूछा है ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मान लो कि आप इस टॉपिक को आप अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो आप जाके पढ़िए, या फिर आप क्वेश्चन मतलब कि आप सही भी कर रहे हो उसके बाद भी उस टॉपिक पे जाके रिवीजन करिएगा। टेस्ट का मतलब ही यही होता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है भाई, बताओ। बिल्कुल जो लोग गुप्त समय में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण स्थित है, आपको पता है। और सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में ही होता है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में या फिर निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? बहुत पूछता है। तो ये राजेंद्र चोल प्रथम का नाम आपने जरूर सुना होगा। दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ाया हूँ। इसका टाइम पीरियड जो था, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पूछता है बहुत। 1014 से लेके 1044, है ना, 1044 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ये हार्डिंग गोंडू किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में चर्चा में, या करंट अफेयर से आ गया, बताओ। तो ये हड्डी और जोड़ के रोग है भाई। तो आंसर क्या होगा? डी टिक कर लेना। अगला करंट अफेयर्स है भाई, हालिया अपडेट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो लागू किया गया, अभी पहले 11-12 था, अभी चेंज हो गया है, ध्यान रखना। तो ये 22-23 किया गया है, ठीक है। आधार वर्ष अब 22-23, पहले 11-12 था, पहले था 11-12, अब जो है ये हो गया 22-23 हो गया। पूछता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, रट लीजिएगा इसे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो है किस शहर में
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, है ना? बताओ। तो लखनऊ में किया गया है, बिल्कुल जो लोग लखनऊ टिक कर रहे हैं वो सही है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भाई सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कन्वेंशन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो बिल्कुल नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है भारत में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण द्वारा किस मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे आयोजित किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, सांख्यिकी एवं या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, ठीक है? तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत क्रोलर डोजर जिसे हम लोग BD 475 डोजर लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आंसर ए हो जाएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जिसे हम लोग BEML कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? BEML होगा, ए होगा राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन है भाई किस राज्य सरकार ने जो है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, देखो यहाँ पे SWAR स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। गुजरात राज्य ने ऐसा काम किया है, ठीक है? तो गुजरात ऑप्शन में देख लो है, तो सी हो जाएगा। उर्स महोत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है? अभी ये चर्चा में था, तो अजमेर में ये मनाया जाता है। देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इसका बुकलेट दे चुका हूँ, वहाँ से आप प्रिंट आउट करवा लेना और अच्छे से रिविजन कर लेना। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य है, पोबीतोरा किस राज्य में है? बताइए, अभी ये न्यूज़ में था, तो असम में है सर। अगला क्वेश्चन है काग्येत नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है भाई? बता दो। तो सिक्किम में मनाया जाता है, ये भी सही है। हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को समर्थन देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो आंसर सी हो जाएगा, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना इसका नाम है। 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो ये सूर्यवाला को, ध्यान रखना, सूर्यवाला, राइट आंसर बी। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और ये अभी न्यूज़ में था। तो गांधी सागर आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है, और ये अभी न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है प्रकाशित किया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा काम किया है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NOAA कहते हैं हम लोग। तो आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा जीका वायरस किस मच्छर द्वारा फैलता है भाई? हमें बताने की जरूरत है। एडीज मच्छर से फैलता है ना भाई, अभी न्यूज़ में था। तो आंसर क्या होगा? बी, एडीज मच्छर। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, आपके मार्क्स क्या रहा है। इससे प्रिंट आउट जरूर करवा लेना, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टेस्ट का, ठीक है? और अच्छे से करना। कुछ फ्रेंड्स बोले थे जनरल एप्टीट्यूड का, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट, भाई अभी ये चल रहा था, बीच में किसी कारण बस मैंने इसे स्थगित कर दिया था। अब जो है ये आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप घबराए नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो 1099 करके आप कंप्लीट क्लास एकदम जीरो से कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी लोग क्या करिए, ऑलरेडी मैं इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।